Standard 8, Chapter 8. Chapter 8 name is Comparing Quantity. In your textbook is given. Comparing Quantity में टॉपिक कौन कौन से है? फर्स्ट है रेशियो फाइंड करना. कोई भी टू नंबर का रेशियो फाइंड करने का मीनिंग क्या होता है? कोई भी टू नंबर जो होता है उसका रेशियो फाइंड करना है, उसका मीनिंग होता है टू या थ्री नंबर दिया है उसको नंबर को कंपेयर करने के लिए डिवीजन में रख के न्यूमरेटर के कॉमन फैक्टर है वो कट करना है और जो आंसर मिलता है उसका रेशियो होता है. रेशियो फाइंड करने के बाद दूसरा उसका पार्ट का भी क्वेश्चन होता है. सपोज किसी को 1:4 रेशियो में चॉकलेट देनी है, मीनिंग फर्स्ट पर्सन को 1 दे रहे हो तो सेकंड पर्सन को 4, वैसे बाद 1 क्या 2 कर रहे हो तो वहां पे भी डबल हो जाएगा. वो रेशियो क्या रहता है? 6. मीनिंग जब जब फर्स्ट पर्सन को 1 चॉकलेट देगा दूसरे को 4 देनी है, वो बताता है रेशियो बताता है. हम रूटिंग लाइन में भी रेशियो यूज करते हैं. अब रेशियो का परसेंटेज कैसे होता है कि 1:4 है तो 1/4 इंटू 100 कर दो तो वो रेशियो क्या क्या हो जाएगा? परसेंटेज. मीनिंग फर्स्ट को 25 मिलेगा, बाकी सबको वो मिलेगा. तो उस तरीके से आप रेशियो का परसेंटेज फाइंड कर सकते हो. साथ साथ रेशियो के परसेंटेज की बात करें तो उसमें आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी के अंदर आपको एक कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन भी दिया होता है. राइट के 3 स्टूडेंट के लिए 5 कंप्यूटर 2 स्टूडेंट के लिए है तो 4 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर्स होंगे, ऐसे टाइप का भी क्वेश्चन होगा. परसेंटेज बेस्ड भी टॉपिक होगा. परसेंटेज में क्या होता है कि परसेंटेज कैसे फाइंड होता है? किसी भी नंबर को आप 100 से कंपेयर करते हो उसको परसेंटेज बोलते हैं. राइट. सो फॉर एग्जांपल हमारे एग्जाम के मार्क्स आप 15 मार्क्स आउट ऑफ 20 आते हैं तो 15/20 हम फ्रैक्शन में लिखते हैं. तो कोई भी फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या मिलेगा? परसेंटेज मिल जाएगा. क्लियर एवरीवन? कोई भी फ्रैक्शन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमको क्या मिलता है? परसेंटेज मिलता है. फिर सिंप्लीफाई करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करके एनी मेथड यूज करके आप उसके परसेंटेज फाइंड कर सकते हो. सिंप्लीफिकेशन एक बात ध्यान में रखनी है, प्रॉपर फाइनल स्टेप तक सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, कोई भी नंबर बाकी नहीं रहना चाहिए. कितनी बार परसेंटेज डेसिमल में आता है तो 2 पॉइंट तक परसेंटेज आपको रखना है या मिक्स फ्रैक्शन कर दो, प्रॉपरली डिवीजन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो वो बात ध्यान में रखो बेटा परसेंटेज फाइंड करने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक आता है, उसमें आता है इंक्रीज एंड डिक्रीज परसेंटेज. इंक्रीज परसेंटेज क्या होता है, डिक्रीज परसेंटेज क्या होता है? इंक्रीज तो इंक्रीज वैल्यू पता होनी चाहिए. इंक्रीज वैल्यू का मीनिंग क्या होगा कि कोई भी एक वैल्यू है, सपोज आपके मार्क्स 80 मार्क्स थे लास्ट 100 में से लास्ट एग्जाम में, अब 80 से 85 हुए तो आप क्या बोलेंगे? मेरे मार्क्स इंक्रीज हुए. कितने मार्क्स इंक्रीज हुए? 5. तो जो 5 है वो हमारी है इंक्रीज वैल्यू. क्या है हमारी? इंक्रीज वैल्यू. और ओरिजिनल वैल्यू तो इंक्रीज परसेंटेज फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100. क्लियर? सो 5 जो है वो हमारा हो जाएगा इंक्रीज वैल्यू, 80 क्या हो जाएगा? ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. उसको सिंप्लीफाई करो तो यू गेट योर परसेंटेज. क्लियर? तो इंक्रीज परसेंटेज की बात. अब डिक्रीज परसेंटेज, डिक्रीज क्या होता है? तो डिक्रीज वैल्यू होती है, सपोज वैसे मार्क्स की बात करें, आपके लास्ट ईयर जो 100 मार्क्स का पेपर था उसमें इंग्लिश के मार्क्स 90 थे, बट इस टाइम आपने कुछ वजह से 80 मार्क्स आ गए तो आप क्या बोलेंगे? कंपेयर टू लास्ट ईयर मेरे 10 मार्क्स कम हुए. कम हुए मीनिंग डिक्रीज हुए. कितने मार्क्स कम हुए? 10. वो जो 10 होगा वो आपका क्या होगा? डिक्रीज वैल्यू. तो डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला है डिक्रीज वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100. डिक्रीज वैल्यू कितनी है? 10. अब ओरिजिनल वैल्यू में क्या लेना? पहले क्या था? पहले वैल्यू क्या थी? 90 थी. 80 नहीं थी, 90 पहले थी. तो पहले जो थी वो ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100, सिंप्लीफाई करो, यू गेट द आंसर इन परसेंटेज. तो ये टॉपिक ये है इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू. सेकेंड टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस में आपको याद रखनी है कि कभी के बेस जो होगा उसमें कॉस्ट प्राइस होगा. क्या होगा? कॉस्ट प्राइस. क्यों? कॉस्ट प्राइस क्या है? बाइंग प्राइस. सपोज आप शॉपकीपर हो, कहां से कुछ चीज ला रहे हो उसको सेल कर रहे हो, तो आप जो ला रहे हो उसकी जो बाइंग प्राइस होगी वो क्या हो जाएगी? आपकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी. राइट? और कॉस्ट प्राइस के ऊपर सपोज आप 200 रुपीज की कोई चीज ला रहे हो तो आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 रुपीज, 200 रुपीज है. उसको आप 300 रुपीज में सेल कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगी? उसकी वो क्या हो जाएगी बेटा? उसकी
सेलिंग प्राइस। तो इस केस में आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इस केस में आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कितने रुपीस प्रॉफिट होता है, 100 रुपीज। कितने रुपीस प्रॉफिट होता है, 100 रुपीज प्रॉफिट हो जाता है। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है प्रॉफिट और लॉस में, कि 100 रुपीज जो प्रॉफिट होता है, 100 रुपीज जो प्रॉफिट होता है, किससे पता चला, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, राइट, और कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। साथ साथ देखे कि 100 रुपीज प्रॉफिट, उसके परसेंटेज फाइंड करने हैं। तो कैसे फाइंड करें कि पी परसेंटेज, प्रॉफिट को पी परसेंटेज के साइन देके, पी देखिए परसेंटेज में दिया, तो प्रॉफिट मैंने बोला ना कॉस्ट प्राइस के बेस, बेस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। 100 रुपीज प्रॉफिट है तो 100 डिवाइड बाई 200 इंटू 100। तो इससे जो देखो फ्रैक्शन हुआ कि नहीं, प्रॉफिट अपन से पी, फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके से लॉस होता है तो लॉस के परसेंटेज फाइंड करने हैं, तो लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, परसेंटेज में, प्रॉफिट परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज। कितनी बार क्या होता है, आपको कॉस्ट प्राइस दी होती है, परसेंटेज दिया होता है, और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी होती है। उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस पी डिवाइड बाय 100। प्रॉफिट रुपीस में नहीं दिया होता है, प्रॉफिट परसेंटेज में दिया होता है, तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। सिमिलरली लॉस परसेंटेज में दिया है, लॉस परसेंटेज में तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस एल डिवाइड बाय 100, ये वाली फॉर्मूला। लॉस के 8% है तो यहाँ पे 8 पुट अप करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट के 5% है तो यहाँ पे 5, तो डायरेक्टली आपको सेलिंग प्राइस एडिशन होने के बाद मिलेगी। सपोज प्रॉफिट आपको रुपीस में दिया है तो डायरेक्टली कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट क्या होगा, आपकी सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। पर रुपीस में नहीं दी गई, इस स्टैंडर्ड में आपको परसेंटेज में दिया है, तो ये दोनों फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो ये जो कंडीशन है प्रॉफिट लॉस की है कि जिसके अंदर ये सब फॉर्मूला आपको अप्लाई हो गए। उसके बाद डिस्काउंट का एक टॉपिक है, इसी के बेस पे, सेलिंग प्राइस के बेस पे। डिस्काउंट, डिस्काउंट कब होता है, तो डिस्काउंट आप जब भी मार्केट में जाते हो डिस्काउंट फाइंड करते हो, डिस्काउंट है क्या, लिखी हुई प्राइस जो एमआरपी होती है उसको हमारी जो कंपेयरिंग क्वांटिटी के लैंग्वेज बोलते हैं मार्क प्राइस। तो लेबल प्राइस, लेबल की होती है, लिखी हुई होती है प्रोडक्ट के ऊपर, वो ओरिजिनल प्राइस कॉस्ट प्राइस नहीं है, वो है मार्क प्राइस है। क्लियर? कितने रुपीस में शॉपकीपर को है वो आपको नहीं बताता है, क्लियर ना, वो आपको शेयर करना है, मुझे इतने में देना है वो पता है। उसके ऊपर आपको अट्रैक्ट करने के लिए कुछ कम प्राइस करता है, तो वो उसके लिए क्या करता है, परसेंटेज में लिखता है, डिस्काउंट देता है कि 5% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट। आप आजू बाजू में भी देख रहे हो कि हर एक के ऊपर 5% डिस्काउंट, हर एक के ऊपर 10% डिस्काउंट, ऐसी ऑफर होती है, तो डिस्काउंट परसेंटेज में होता है। तो इस केस में आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, पर्टिकुलर जो शॉप वाला है वो कितने रुपीस में सेल करेगा वो फाइंड करना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला मार्क प्राइस 100 माइनस डी डिवाइड बाय 100। बिकॉज डिस्काउंट क्या होता है, कंपल्सरी मार्क प्राइस में से माइनस होता है। सपोज आप डिस्काउंट फाइंड करो और उसको ज्यादा रुपीस लेके आओ, ऐसा होता है कभी? नहीं होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क प्राइस ब्रैकेट में 100 माइनस डी, मीनिंग सेलिंग प्राइस 3 तरीके से मिल सकती है। एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो भी, कॉस्ट प्राइस तो चाहिए, हाँ, लॉस परसेंटेज दिया तो भी, और एक डिस्काउंट दिया है तो भी आपको सेलिंग प्राइस मिलेगी। इसके लिए सेलिंग प्राइस, शॉपकीपर के लिए सेलिंग प्राइस। क्लियर एवरीवन? तो डिस्काउंट परसेंटेज में ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अब डिस्काउंट परसेंटेज में और रुपीस में ढूंढना है तो क्या करना है, डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट को रुपीस में ढूंढना है तो आपको क्या करना है, डी परसेंटेज ऑफ एमपी, रुपीस में ढूंढना है। तो आप डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ मार्क प्राइस डायरेक्टली कर सकते हो, यू गेट योर आंसर। क्लियर एवरीवन? तो डिस्काउंट परसेंटेज में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जिससे आपको इजी लगे। ओके, नेक्स्ट इसी में एक टॉपिक है जीएसटी का टॉपिक। जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जो टैक्स होता है हमको गवर्नमेंट को देना है। हम बार्गेनिंग करके शॉपकीपर से, आपने बोला कि वो बोला 1000 रुपीज, वो बोला 800 रुपीज, 500, चलो मैं 500 रुपीज में वो कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, वो कोई भी थिंग ले रहा हो, कोई भी चीज ले रहा हूँ, उसको फिक्स कर देता हूँ 500, बट वो बोलेगा आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा।
टैक्स किसको जाता है, गवर्नमेंट को जाता है। तो फाइनल प्राइस आपको क्या पे करनी है, तो वो टैक्स को वो ₹500 तो देना ही है, उसके ऊपर जितना भी टैक्स लगे 5% होता है, 9% होता है, 12% की है, 18%, 28 भी है, वो प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट के हिसाब से जितना भी टैक्स लगता है तो उसके 5% है, तो 5% ऐड करने के बाद 5% फाइन करने के बाद उसको क्या करना है, ऐड करके आपको उसको देना है। तो टैक्स में क्या याद रखना है कि जैसे डिस्काउंट माइनस होता है वैसे ही टैक्स में क्या होगा, जो फाइनल सेलिंग प्राइस डिसाइड किया उसके ऊपर टैक्स लगता है, और वो टैक्स और जो आपने डिसाइड किया वो प्राइस दोनों मिला के आपको शॉपकीपर को देनी है। शॉपकीपर बाद में वो टैक्स गवर्नमेंट को पे कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से गुड्स एंड सर्विस टैक्स फाइन करके आपको एडिशन करना है। तो सेकंड एक्सरसाइज में ये सब है। उसके बाद थर्ड एक्सरसाइज आती है। थर्ड एक्सरसाइज में आता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। 7th स्टैंडर्ड में आपने स्टडी किया था सिंपल इंटरेस्ट, उसके लिए फॉर्मूला था आई लिखते थे उस टाइम, आई इक्वल टू PRT अपॉन 100। तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिखा होता है सिंपल इंटरेस्ट PNR अपॉन 100। पी मीनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, स्टार्टिंग अमाउंट जिसको आप इंटरेस्ट अर्न करने के लिए या किसी से लोन के तरीके से ले रहे हो, स्टार्टिंग अमाउंट उसको पी बोलते हैं। एन मीनिंग नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे टी था टाइम पीरियड के लिए, यहाँ पे एन मीनिंग नंबर ऑफ ईयर है। आर दोनों में सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज यहाँ पे रेट दिया होता है किसी भी जगह पे आप जाओ तो रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में दिया होता है, PNR अपॉन 100 ये फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट कब होता है कि जब एवरी ईयर सिंपल इंटरेस्ट में आपको इंटरेस्ट सेम मिलता है, वो चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल कि 1000 रुपीज से 10% सिंपल इंटरेस्ट को दिया तो 1 ईयर के बाद आपको इंटरेस्ट क्या मिलेगा, 1000 रुपीज मिलेगा। 10% में 1000 का 10% है 100 रुपीज मिलेगा। दूसरे ईयर में कितना मिलेगा, 100 रुपीज। मीनिंग सिंपल इंटरेस्ट में हर एक ईयर के लिए इंटरेस्ट सेम होता है। बट एक दूसरा ऑप्शन है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्या है कि जैसे बात हुई हमारी कि 1000 रुपीज है तो फर्स्ट ईयर भी 100 रुपीज, सेकंड ईयर भी 100 रुपीज। बट जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करो तो फर्स्ट ईयर के लिए दोनों का इंटरेस्ट क्या होगा, सेम होगा, ईयरली काउंट होता है तो। बट सेकंड ईयर से इंटरेस्ट जो 100 रुपीज एड हुआ था उसके भी 10% है, मीनिंग 100 के 10% क्या होता है, 10 रुपीज एक्स्ट्रा हमको मिलेंगे। मीनिंग इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाए तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने की फॉर्मूला नहीं है, बट उसमें आप उसकी फाइनल वैल्यू जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट भी ऐड करके होता है वो बाहर कर सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला है A इज इक्वल टू T इन अ ब्रैकेट 1 प्लस ab अपॉन 100 होल पावर n। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है कंपाउंडेड एन्युअली के लिए, कंपाउंडेड एन्युअली के लिए है, राइट। ये फॉर्मूला किसके लिए है, कंपाउंडेड एन्युअली। बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो राइट एन्युअली, और हाफ ईयरली है कंपाउंडेड क्या कितनी बार होता है कि 6 मंथ हो गया उसके बाद आपको क्या इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो कंपाउंडेड हाफ ईयर तो P प्लस 1 अपन आर अपन यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होगा, मीनिंग 2 मल्टीप्लाई 100 200 ऊपर 2 मल्टीप्लाई का 2n, राइट। सो इस तरीके से हाफ ईयरली के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, क्लियर। सो कंपाउंडेड एन्युअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस क्वेश्चन में सभी डेटा प्रॉपरली दिए होंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो पर्टिकुलर डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं मिलता है। दोनों केस में आपको अमाउंट मिलती है जिसमें ऑलरेडी प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऐड होता है। तो आपको क्या करना है, सपोज बोला कि कम अमाउंट नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो तो एक स्टेप ज्यादा करना है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मीनिंग फाइनल अमाउंट जिसमें इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो माइनस प्रिंसिपल अमाउंट कर दो तो आपको उसकी फाइनल वैल्यू मिलेगी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, राइट। बट फॉर्मूला के बेस पे आपको डायरेक्टली अमाउंट मिलती है, वो बात इंपॉर्टेंट है कि जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट एड ऑन होता है। और ऑब्वियसली जब कैलकुलेशन करो तो वेरीफाई कर देना जो अमाउंट होगी वो प्रिंसिपल अमाउंट जो स्टार्टिंग अमाउंट है उससे ज्यादा ही होगी। कितनी बार क्या होता है कम आंसर आता है, कुछ जीरो कट करना रहेगा या कुछ नंबर मल्टीप्लाई करना रहेगा और आप देखते हो कि मेरा आंसर राइट है तो रॉन्ग हो जाता है, तो वो वेरिफिकेशन आप
कर सकते हो। क्लियर? और यही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पॉपुलेशन इंक्रीज वाले बैक्टीरिया वाले सम है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो कि अवरली इंक्रीज हो रहा है, तो उसमें भी ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो हम पी लेंगे, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा और नंबर ऑफ आवर दिया है मीनिंग 1 आवर 2 आवर, तो एन की वैल्यू वो लेंगे कंपेयर टू ईयरली की जगह पे अवरली लेंगे। क्लियर? तो ये जो है चैप्टर 8 के टॉपिक है कि जिसके अंदर हर एक एक्सरसाइज में अलग अलग टॉपिक दिया, अलग अलग क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन को आपको रीड करना है, कौन सा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा। ऑलरेडी आई स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिस्ट ऑलरेडी आई गिव यू, राइट? तो अगेन वो फॉर्मूला लिस्ट में आपको सेंड कर रहा हूँ आज, वो भी देख लेना, राइट? और उसके साथ साथ वो फॉर्मूला को देख के क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं। कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, जहां पे लगे प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करो तो प्राइम फैक्टराइज करके प्रॉपरली नंबर कट करो, रैंडमली कट ना करो बेटा। क्लियर एवरीवन? ओके।